नेक्स्ट है इसमें रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इससे पहले हॉब्स का और लॉक का आपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा है, वो दोनों इंग्लैंड के थे और रूसो स्विट्जरलैंड का। हॉब्स ने जो चार्ल्स प्रथम की हत्या हुई थी उसको जस्टिफाई करने के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, निरंकुश राजतंत्र का उसने समर्थन किया था। और उसके बाद लॉक ने 1688 की जो इंग्लैंड की क्रांति थी उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक समझौते का। लेकिन रूसो ने किसी बात को सिद्ध करने के लिए या किसी विशेष आधार पर यह सिद्धांत नहीं दिया था। रूसो ने 1762 में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम ही सामाजिक समझौता था। उसमें उसने इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया कि किस प्रकार से जो राज्य की उत्पत्ति है वो समझौते के द्वारा हुई है, माने लोगों ने परस्पर समझौता करके राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया है। रूसो ने भी स्टेप्स वही के वही बताए हैं। पहले मानवीय स्वभाव की व्याख्या की है कि कैसा मानवीय स्वभाव था, फिर उसने प्राकृतिक अवस्था बताई और फिर उसके बाद सामाजिक समझौता। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा मानवीय स्वभाव संबंधी रूसो के विचार। रूसो कहते हैं कि मनुष्य में आत्म सुरक्षा की भावना है, दूसरों के प्रति सहयोग, सहानुभूति, ये सब मानवीय लक्षण है। सहानुभूति की भावना भी मनुष्य में है और आत्मरक्षा की भावना भी, ये दोनों भावनाएं। और दूसरी तरफ जो मनुष्य है वो स्वार्थी भी है, तो आत्मरक्षा के लिए वो स्वार्थी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो सहानुभूति की भावना है ये उसके स्वार्थ को दबा देती है, माने वो फिर सबके साथ मिलजुल कर सहयोग से ही रहता है। उसके स्वार्थीपन की जो भावना है वो उस पर हावी नहीं हो पाती। उसमें सारी अच्छी भावनाएं हैं। व्यक्ति जो है विशेषतः एक शांत प्राणी है। ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा है रूसो? जब राज्य नाम की संस्था नहीं बनी थी। और उसमें जो रूसो है वो ये कहता है कि जब तक मनुष्य में अंतःकरण का और बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ था, अंतःकरण की भावना भी है मनुष्य में, माने वो अच्छे कार्य भी करता है, उसकी आत्मा जो है उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसका जो अंतःकरण है वो उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अंतःकरण की भावना के साथ साथ जब बौद्धिकता का उदय हो गया, तर्क शक्ति का उदय हो गया, तो फिर जो मानव का स्वभाव है वो परिवर्तित हो गया। और फिर आगे जो रूसो है वो बताता है प्राकृतिक अवस्था। ये प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? इसमें रूसो ने भी प्राकृतिक अवस्था को दो भागों में बांटा है, एक राज्य से पूर्व की और एक राज्य के बाद की। और उसमें प्राकृतिक अवस्था में जो उसने दो भाग किए हैं उसमें फर्स्ट है प्रसन्नताशाली प्राकृतिक अवस्था। प्रसन्नताशाली प्राकृतिक अवस्था ये जो प्राकृतिक अवस्था है, क्योंकि जो मनुष्य है वो स्वार्थी तो है लेकिन उसमें सहानुभूति भी है, तो ऐसे में जो प्रसन्नताशाली प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य कैसे रहता था? वो भद्र वनचारी था। भद्र का अर्थ होता है सभ्य। जंगलों में रहता था लेकिन सभ्य था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, कंदमूल फल खाकर गुजारा करता था, जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहता था। और उस समय जो सभी इकट्ठे जब रहते थे, कुछ भी उनमें तेरे मेरे का भेदभाव नहीं था। पाप पुण्य, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, इस सब का उसको ज्ञान था। और ऐसे में तेरे मेरे की भावना नहीं थी, माने सभ्य तो था लेकिन किसी भी चीज पर अनावश्यक रूप से अपना कब्जा नहीं करना चाहता था। और ऐसे में जब दूसरों की चीज पर अनावश्यक कब्जे की स्थिति नहीं थी, सबका स्वभाव अच्छा था, सभी विवेकशील थे, तो ये जो स्थिति थी ये प्राकृतिक अवस्था का एक गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, कोई संगठित परिवार नहीं, जो कुछ था वो सबका था समान रूप से। तो ऐसे में सब शांति से रह रहे थे, बिल्कुल शांतमय जीवन था। मतलब कि
वनों में रहता हुआ भी मनुष्य विवेकशील और सभ्य था, तो इसलिए वो प्रसन्नताशाली प्राकृतिक अवस्था थी। दूसरी जो प्राकृतिक अवस्था रूसो ने बताई है वो है प्राकृतिक अवस्था की प्रसन्नता का अंत, कि ये जो स्वर्ण युग था प्राकृतिक अवस्था का, ये ज्यादा समय तक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जनसंख्या में वृद्धि हुई और साथ ही साथ बौद्धिकता का उदय हुआ, तर्क का जो उदय है वो हो गया मनुष्य में। पहले क्या था? अंतःकरण की आवाज के अनुसार कार्य करता था और आत्मा कभी, अंतःकरण कभी किसी को गलत राह पे नहीं जाने देता। लेकिन यहाँ जब तर्क का उदय हो गया तो मनुष्य खुद के लिए सोचने लगा कि तेरे लिए क्या अच्छा है। तर्क का उदय हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो लोगों में तेरे मेरे की भावना भी आ गई। और रूसो कहते हैं कि वो प्रथम व्यक्ति समाज का वास्तविक संस्थापक था जिसने किसी भूमि के टुकड़े को घेर कर ये कहा कि ये मेरा है, और उसके इस अधिकार को बाकियों ने भी सहमति दी। उससे पहले जो कुछ था सबका था, एक ने भूमि को अपना कहा, एक सीमा खींच दी, देखा देखी उसको तो सबने समर्थन दिया, लेकिन देखा देखी बाकियों ने भी भूमि पर, माने जितनी भी प्राकृतिक चीजें थी उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तेरे मेरे की भावना आ गई। कब्जा करना जब शुरू कर दिया तो जो लोग थे वो एक दूसरे से लूटने खसोटने में लग गए, लालची हो गए लोग। जो अपने पास है वो तो है ही, दूसरों का भी छीनने की कोशिश करने लगे। ये लालसा जो थी लोगों में बढ़ गई, और ये जो लालसा जो बढ़ गई कि और अधिक चाहिए, तो ऐसे में सभी जो थे वो स्वार्थी बन की हदों पर पहुंच गए। अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए जो लोग थे वो दूसरों को मारने लगे, लूट खसोट मचाने लगे। तो ये जो स्थिति थी एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई। माने वो जो प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें सब शांति से रह रहे थे, जनसंख्या में वृद्धि और तर्क के उदय के साथ ही वो जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई। लूट खसोट की युद्ध की स्थिति बन गई, और ये जो स्थिति थी इसमें सभी दुखी थे, सभी असुरक्षित थे, सभी डर के वातावरण में जी रहे थे। तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया और राज्य नाम की संस्था की स्थापना की। थर्ड इसमें आ जाएगा रूसो का सामाजिक समझौता। अब ये जो रूसो की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें लोगों ने एक ही समझौता किया, और ये समझौता कैसा था? प्रत्येक व्यक्ति का सभी के साथ, सभी का प्रत्येक के साथ। अब हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने अपने समस्त अधिकार सौंपे एक संप्रभु को। रूसो के सामाजिक समझौते में किसको सौंपे? शासक को अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा, माने किसी अन्य को सौंपे ना। हॉब्स के सामाजिक समझौते में भी और रूसो के सामाजिक इसमें लॉक के सामाजिक समझौते में भी। लेकिन रूसो के सामाजिक समझौते में सबने अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को सौंपे। अब ये सामान्य इच्छा क्या है? ये रूसो की कल्पना है। रूसो कहते हैं कि हर व्यक्ति में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक सामान्य इच्छा। एक सामान्य इच्छा नहीं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा के अंतर्गत जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, अपने लिए कार्य करता है। और जब आदर्श इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें उसका स्वार्थ हावी नहीं रहता, वो दूसरों के लिए कार्य करता है और जन कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये सामान्य इच्छा क्या है? ये सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा है। हर व्यक्ति में जो आदर्श इच्छा है वो सारी इच्छाएं ही सामूहिक रूप से सामान्य इच्छा हैं। तो यहाँ रूसो कहते हैं कि समझौते में प्रत्येक ने अपने समस्त अधिकार इस सामान्य इच्छा को सौंपे। अब इस सामान्य इच्छा में हर व्यक्ति की खुद की आदर्श इच्छा भी है, माने सब ने अपना सब कुछ खुद को ही सौंपा। हर व्यक्ति ने अपने अधिकार समस्त को सौंपे। अब एक पूरा समाज है,
उसमें हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपने अधिकार इस पूरे समूह को देता हूँ। वो खुद भी तो उस समूह का, उस समाज का हिस्सा है। माने एक बार तो सौंपा एक ही बार, और वापस कितनी बार आया? मल्टीप्लाई होकर जितने लोग हैं सबने अपना सब कुछ सामान्य इच्छा को सौंपा, और सामान्य इच्छा में खुद व्यक्ति की इच्छा भी शामिल है। माने व्यक्ति ने अपना सब कुछ खुद को ही सौंपा, और इस सामान्य इच्छा को ही संप्रभु माना गया, और सामान्य इच्छा को शासन करने की ही समस्त जो शक्तियां थी वो प्रदान की गई। और सामान्य इच्छा में क्योंकि सबकी इच्छा शामिल है, तो ऐसे में लोगों का खुद पर ही शासन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसमें प्रभुसत्ता संबंधी रूसों के विचार। अब इस समझौते के अंतर्गत लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है वो अस्तित्व में आता है कि जनता, समस्त शक्तियां जनता के पास है, समस्त शक्तियों का जो सोर्स है वो जनता है। लोकतंत्र में भी तो यही है ना, जो हम सरकार चुनते हैं वो सरकार हमारे लिए कानून बनाती है। वो सरकार किसकी इच्छा का प्रतीक है? हमारी इच्छा का। वो जो कानून बना रही है वो किसकी इच्छा का प्रतीक है? हमारी इच्छा का। माने हम अपनी ही इच्छा के द्वारा जो कानून बनवाए हैं उनको खुद पर लागू भी सहमति से करा रहे हैं। तो यही जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है ये रूसों के इस सिद्धांत में देखने को मिलती है कि जो सामान्य इच्छा है उसको समस्त शक्तियां दी गई हैं। तो संप्रभु क्या है? सामान्य इच्छा। और ऐसे में जो रूसो है वो ये कहते हैं कि सरकार सर्वशक्तिशाली नहीं है, सर्वशक्तिशाली है सामान्य इच्छा। और जो सामान्य इच्छा के अंतर्गत सरकार कानून बनाएगी। माने सरकार को कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं या कानूनों को लागू करने की शक्तियां हैं वो सामान्य इच्छा से मिलेंगी। और उसके अंतर्गत जब सरकार कानून बनाएगी तो सरकार के जो कानून है वो सामान्य इच्छा का प्रतीक होने चाहिए, उसी की इच्छा का प्रतीक है। तो जब लोगों पर वो कानून लागू होंगे तो लोग उस कानून का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य इच्छा कभी गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो यथार्थ इच्छाओं का नहीं, आदर्श इच्छाओं का समूह है। उसमें तो जब व्यक्ति आदर्श इच्छा के अंतर्गत दूसरों का बुरा सोच ही नहीं सकता, तो यहाँ तो सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छा है, तो वो कभी किसी के लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। तो सामान्य इच्छा के अंतर्गत जो कानून बनेंगे वो कानून जब सब पर लागू होंगे तो किसी भी व्यक्ति को उन कानूनों का विरोध करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, सामान्य इच्छा जो कि असीमित है, उसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है, लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। और फिर यदि लोग सामान्य इच्छा के अंतर्गत बनाए गए कानून का विरोध करते हैं, सामान्य इच्छा में व्यक्ति की खुद की आदर्श इच्छा शामिल है, तो माने वो अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। सामान्य इच्छा कोई अलग से तो आई नहीं, सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है। वो जो कानून बना रही है वो सब पर लागू होंगे और सभी उसका पालन करेंगे। यदि विरोध करते हैं तो अपनी ही आदर्श इच्छा का व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, तो व्यक्ति को विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। सामान्य इच्छा ही संप्रभु होगी। सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा के पास असीमित शक्तियां होंगी, ऐसा रूसो ने माना। इसके बाद आ जाएगा रूसो के सिद्धांत की आलोचना। फर्स्ट आ जाएगा प्राकृतिक अवस्था एक कल्पना। ये जिस तरह की प्राकृतिक अवस्था की रूसो ने कल्पना की है कि मनुष्य भद्र वनचारी था, उसको पाप पुण्य, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक सब कुछ पता था, फिर भी उसमें तेरे मेरे की भावना नहीं थी। इतना विवेकशील होते हुए भी वो लालची नहीं था और बिल्कुल शांत में जीवन वो जी रहा था, जो प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था है। तो ये जो आलोचक है वो कहते हैं किसी कवि की कल्पना तो हो सकती है, कविताओं में की जाती है ना बड़ी बड़ी बातें, चांद की, सूरज की, सबकी, तारों की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो किसी कवि की कल्पना तो हो सकती है। लेकिन एक विचारक अगर इस तरीके से कल्पना करता है तो उसके कोई मायने नहीं है।
और इतिहास भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कभी प्राकृतिक अवस्था में, माने जब राज्य नहीं था उससे पहले, कभी मनुष्य इतना शांत में जीवन जीता रहा हो, या कभी भी ऐसा कोई शांतमय वातावरण रहा हो जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी अपने अपने तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हों, लेकिन लूट खसोट ना हो। सेकंड है, इसमें सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। अब रूसो ने अपनी ओर से एक व्याख्या कर दी कि एक सामान्य इच्छा होती है। हर व्यक्ति में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा के अंतर्गत जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपने स्वार्थ के वशीभूत करता है, और जब आदर्श इच्छा के अंतर्गत कार्य करता है तो वो जन कल्याण के लिए करता है, दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। तो क्या कोई ऐसा पैरामीटर है, क्या कोई ऐसा यंत्र है जिसको व्यक्ति के सिर पे लगा दिया जाए और पता लगे कि इस समय तो ये यथार्थ इच्छा के अंतर्गत कार्य कर रहा है और इस समय आदर्श इच्छा के अंतर्गत कार्य कर रहा है? नहीं है ना ऐसा कोई यंत्र, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में इतना विवेकपूर्ण, इतना चालाक, इतना स्वार्थी है कि कई बार दिखता तो है कि वो दूसरों के भले की बात कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही शैतानी चल रही होती है। जरूरी नहीं है कि जो मस्तिष्क में चल रहा है वही जीवा पर आएगा, जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जब व्यक्ति को जानना अपने आप में इतना कठिन है, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत तो अपने आप में और भी कठिन हो गया कि कब कौन सी इच्छा का व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। बहुत बार व्यक्ति ये दूसरों से छुपा जाता है, और ऐसा संभव ही नहीं है कि सभी व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छा है उसका समूह जब सामान्य इच्छा माना गया है तो वो समूह, उसमें सबकी इच्छा शामिल होगी। सबकी इच्छा कभी एक जैसी होती है? सामान्य इच्छा जो कानून बनाएगी, वो सामान्य इच्छा के अंतर्गत जो कानून बनाए जाएंगे वो सबकी इच्छा का प्रतीक होंगे। क्या कभी किसी एक विषय पर सबकी एक राय रही है? संभव ही नहीं है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा की काफी व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत कुछ छूट भी गया है। तो यह अवधारणा बिल्कुल ही अस्पष्ट है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत राज्य की निरंकुशता को बढ़ावा देता है। और जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें लोगों ने अपनी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य नाम की संस्था की स्थापना की, रूसो के अनुसार। क्योंकि वो युद्ध वाली स्थिति बन गई थी, सभी उससे दुखी थे, तो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता किया और राज्य नाम की संस्था की स्थापना की। लेकिन इस राज्य नाम की संस्था की स्थापना में रूसो ये कहता है कि सब ने अपना जब सब कुछ सामान्य इच्छा को दे दिया, सौंप दिया, और रूसो ने सामान्य इच्छा को माना है दोष रहित, सर्वगुण संपन्न, और सामान्य इच्छा जो आदेश देगी उसका विरोध करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा। माने यदि वो आदेश गलत भी है तो भी वो सही माना जाएगा, क्योंकि सामान्य इच्छा ने वो आदेश दिया है और सामान्य इच्छा कभी गलत हो नहीं सकती। तो ऐसे तो व्यक्ति की एक सामान्य इच्छा के नाम पर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी बलि चढ़ा दी गई है कि फिर तो राज्य द्वारा जो भी कार्य किए जाएं वो सारे जनहित में बताकर राज्य तो पल्ला छुड़ा ले और जनता भुगतती रहे। यही अर्थ हुआ ना कि राज्य तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, या जो सर्वोच्च सत्ता जिसके पास है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूसो ने उसको सामान्य इच्छा का प्रतीक माना है। वो कभी गलत नहीं हो सकती, और उसके अत्याचार जो है वो जनता चुपचाप सहती रहे कि ये तो हमारे ही कानून हमारे ऊपर, हमारी इच्छा के प्रतीक कानून हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य की निरंकुशता है उसको भी उचित ठहराया गया है इसमें। नेक्स्ट है सरकार के केवल कार्यकारिणी कार्य। कानून निर्माण का कार्य तो सामान्य इच्छा करेगी, जो सर्वशक्तिमान लोगों का समूह होगी, और लागू करेगी सरकार कानूनों को। माने सरकार जो है वो सामान्य इच्छा की एक एजेंट बना दी गई।
सिर्फ कानूनों को लागू करेगी, कानून बनाने का कार्य सरकार का नहीं होगा। माने सरकार मात्र एक कार्यपालिका होगी। विधान पालिका क्या है? वो सामान्य इच्छा। जो सिद्धांत अपने आप में स्पष्ट है वो तो कानून निर्माण करेगा, और जो सरकार जो कि जनता के माध्यम से ही आएगी, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं रहेगी कि वो उसमें परिवर्तन कर सके या कोई भी जनहित के लिए उसमें कुछ संशोधन कर सके। उसमें केवल और केवल लागू करने का अपना कृत्य जो है वो सरकार को पूरा करना है। तो ऐसे में ये सिद्धांत अपने आप में और भी अस्पष्ट हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा रूसो के सिद्धांत का महत्व। फर्स्ट आ जाएगा जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत। कि रूसो का जो सामाजिक समझौता है उसमें सबने अपने अधिकार समस्त समाज को सौंपे। अपना जो शासन करने का अधिकार है, सबने खुद के ऊपर शासन करने का अधिकार समस्त समाज को सौंपा, और समस्त समाज ने उस व्यक्ति को, वो भी उस समाज का हिस्सा है, एक बार सौंपा और वो मल्टीप्लाई होकर कई बार वापस मिला। तो ये क्या है कि इससे जो बात निकल कर आई कि जो शक्ति है अंतिम रूप से जनता में निहित है। जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत कि जनता में ही प्रभुसत्ता निहित है, और जनता की इच्छा के प्रति कानून ही जनता पर लागू होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें राज्य का निर्माता लोगों की इच्छा। कि जो राज्य का निर्माण है वो लोगों ने अपनी इच्छा से किया है। ये उस सिद्धांत का भी खंडन है कि जो राज्य है वो ईश्वर ने बनाया है। और कई जो ऐसे भी विचारक आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य को बनाए रखना है, उसके लिए भले ही मनुष्यों की बलि देनी पड़े। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि अपने जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों ने समझौता करके राज्य नाम की संस्था बनाई। तो बनाने वाला श्रेष्ठ या संस्था श्रेष्ठ? बनाने वाला। कि लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई संस्था बनाई है। तो जो राज्य नाम की संस्था है वो लोगों की इच्छा का प्रतीक है। लोग राज्य में किसी शक्ति के भय से नहीं रहते, किसी डर के भय से नहीं रहते, बल्कि अपनी इच्छा से रहते हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा से ही इस संस्था का निर्माण किया है। नेक्स्ट है कानून सामान्य इच्छा का प्रतीक। कि जो कानून है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था की इच्छा का प्रतीक नहीं है, किसी एक वर्ग की इच्छा का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो सामान्य इच्छा का प्रतीक होने चाहिए। और सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? यहाँ समस्त जनता। ये समस्त जनता की इच्छा का प्रतीक होने चाहिए कानून, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय के हित में होने चाहिए। तो ऐसे में यदि कानून सबके हित में है तो वो राज्य के लिए ज्यादा उत्तम स्थिति है, क्योंकि राज्य नाम की संस्था लोगों ने अपने ही हितों की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी रुचियों के अनुरूप बनाई है।